Hello everyone, welcome to my channel English is Easy with Madhu MG. In today's session, we will carry on with our grammar series. We were doing kinds of pronoun. In this session, we will discuss relative pronoun. But to understand relative pronouns properly, we first need to understand the meaning of clause. A clause is a group of words that contain a subject and a predicate includes verb, conjunctions, prepositions and other modifier. यानी कि clause एक group of words होता है जिसमें subject होता है और predicate होता है और predicate में verb होती है, object होता है और modifying words होते हैं, conjunctions और preposition होते हैं. ठीक है. एक clause जो होता है वो सेंटेंस का एक पार्ट बना सकता है या एक कंप्लीट सेंटेंस भी बना सकता है. अगर वो मेन क्लॉज है तो मेन क्लॉज अपने आप में ही कंप्लीट सेंटेंस होता है. तो अ क्लॉज में फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और इट मे बी अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल ही ईट्स एन एप्पल. ही ईट्स एन एप्पल एक मेन क्लॉज है तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है. एवरी सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट वन मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज. और हर एक सेंटेंस में एक मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज तो होता ही है. तब आप समझ ही गए होंगे कि क्लॉजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. अब आपको पता चल गया होगा ना कि कैटेगरी क्लॉजेस को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. हमारे जो फर्स्ट कैटेगरी है क्लॉज की वो है मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज. और जो सेकेंड टाइप ऑफ क्लॉज है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड और डिपेंडेंट क्लॉज. तो जो मेन क्लॉज है मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज मेक्स सेंस ऑफ इट्स ओन. मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज का अपना खुद का मीनिंग होता है, अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है. मीन्स अ प्रिंसिपल क्लॉज हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट मीनिंग while subordinate clause depends on a main clause for its meaning and we can call it a relative clause as well. तो अभी आपको पता चल गया होगा कि मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज क्यों कहते हैं. देखो जो प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मुख्य अध्यापक. तो प्रिंसिपल को अपने डिसीजंस के लिए दूसरों पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना. प्रिंसिपल अपने डिसीजंस के लिए दूसरे टीचर्स पे डिपेंड नहीं होता. इसी तरह से जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसका भी अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है. प्रिंसिपल क्लॉज को अपनी मीनिंग के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज या किसी भी और क्लॉज पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं उसका अपने एक इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता. उसका मीनिंग तब निकलता है जब उसके साथ में मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज आए. ठीक है. और जो रिलेटिव क्लॉज जो होता है, रिलेटिव क्लॉज एक तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है या डिपेंडेंट क्लॉज होता है. ठीक है. तो relative clause is one connected to main clause by a word such as which, that, whom, whose, where और who. तो जो एक रिलेटिव क्लॉज होता है वो कनेक्टेड होता है मेन क्लॉज से एक वर्ड के द्वारा. और वो वर्ड कौन से वर्ड्स होते हैं, विच, दैट, whom, whose, where, who, etc. And these words are called relative pronoun. क्लियर हुआ. जो रिलेटिव क्लॉज होता है जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज का एक हिस्सा होता है, तो वो जो रिलेटिव क्लॉज होता है वो मेन क्लॉज से कनेक्टेड होता है. मेन क्लॉज से कनेक्ट क्यों होता है, क्योंकि अगर मेन क्लॉज से कनेक्ट नहीं होगा तो उसका मीनिंग नहीं निकल पाएगा. क्योंकि रिलेटिव क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होता है तो डिपेंड करते हैं मेन क्लॉज पे. और मेन क्लॉज से कनेक्ट होता है एक वर्ड के द्वारा और वो वर्ड होते हैं विच, दैट, होम, हुज, हु, एट्सेट्रा. और इन्हीं वर्ड्स को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. अब आप कहेंगे कि मैंने तो इन वर्ड्स को जैसे कि व्हाट, विच, वेयर, हु, इन सब वर्ड्स को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बताया था. येस, यू आर राइट. ये वर्ड्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तब होते हैं जब हम इन्हें इंटेरोगेशन यानी कि प्रश्न पूछने के लिए यूज़ करते हैं. वैसे भी जब ये वर्ड्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होते हैं तब इन WH वर्ड्स के तुरंत बाद मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्पिंग वर्ब आती है. यानी कि व्हाट इज़, व्हाट डज या व्हाट डू आएगा तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे, है ना. ये WH वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन तब होते हैं जब ये कनेक्टर की तरह यानी कि कंजंक्शन की तरह वर्क करते हैं और दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं यानी कि जोड़ते हैं. सो वी कैन से अ relative pronoun works as a connector. It introduces a dependent or subordinate or relative clause and connect it to an independent or main clause.
तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन एक कनेक्टर का काम करते हैं। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज को या रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं और इस रिलेटिव क्लॉज को कनेक्ट करते हैं किससे? इंडिपेंडेंट क्लॉज से। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, हु, विच, व्हेन, वेयर, हुम, इनका काम होता है रिलेटिव क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्ट करने का। ठीक है। सो द मेन फंक्शन ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन इज टू जॉइन अ रिलेटिव क्लॉज टू इट्स मेन क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज होता है क्लॉज हैविंग इट्स ओन इंडिपेंडेंट मीनिंग। याद रहेगा ना आपको। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई फर्स्ट सॉ हर इन हरिद्वार वेयर आई लिव्ड 3 years बैक। मैंने उसको पहली बार हरिद्वार में देखा था जहाँ पर मैं 3 साल तक रही। यहाँ पर आई फर्स्ट सॉ हर इन हरिद्वार, ये इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज है। ठीक है, मैंने उसे पहली बार हरिद्वार में देखा था, तो ये इसका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है ना कि मैंने उसे पहली बार हरिद्वार में देखा था। वेयर आई लिव्ड 3 years बैक, जहाँ मैं 3 साल पहले रहती थी, इसका मीनिंग तब आपको क्लियर होगा जब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्ट होगा। ठीक है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज से या मेन क्लॉज से कनेक्ट करने के लिए हमने वर्ड यूज़ करा वेयर। वेयर का मतलब है जहाँ, तो वेयर वर्ड ने जब इन दोनों को कनेक्ट करा तब ये कंप्लीट सेंटेंस बना और यहाँ पे वेयर वर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। रीमा लाइक्स द न्यू चेयर विच वॉज वेरी कंफर्टेबल। तो यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना। अगर सपोज रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता तो सेंटेंस इस तरह से होता कि रीमा लाइक्स द न्यू चेयर एंड द चेयर वॉज वेरी कंफर्टेबल। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन क्या करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं। तो द चेयर, ये नाउन को रिप्लेस किया विच वर्ड ने, और विच ने रिप्लेस भी करा नाउन को, प्लस दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो विच वर्ड है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। रीमा ने अपनी जो नई चेयर है उसको वो बहुत पसंद करती है जो कि बहुत कंफर्टेबल है, तो विच का यहाँ पर मतलब है जो। अच्छा, अब ये जो मेन हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं वो कौन कौन से हैं, जरा एक बार फटाफट से देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट मेन रिलेटिव प्रोनाउन है हु, और हु की जगह हम दैट को भी यूज़ कर सकते हैं। हु और दैट रेफर टू पर्सन्स। हु पर्सन्स के लिए आता है, ये ध्यान में रखना है। हु और विच का मेन डिफरेंस यही होता है कि हु पर्सन्स के लिए आता है और विच थिंग्स और एनिमल्स के लिए आता है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई सॉ द बॉय हु स्टोल योर पेन येस्टरडे। अच्छा, अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, आई सॉ अ बॉय ही स्टोल योर पेन येस्टरडे। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हमने यूज़ किया है हु को। तो हु यहाँ एक कनेक्टर की तरह आया है या एक कंजंक्शन की तरह आया है। और जब हमने यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करा तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, आई सॉ द बॉय हु स्टोल योर पेन येस्टरडे। मैंने कल उस लड़के को देखा जिसने, तो हु का मतलब यहाँ पे क्या है, जिसने, जिसने तुम्हारा पेन चुराया था कल। हमारा नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है whom। whom ऑल्सो रेफर्स टू पर्सन। whom भी पर्सन्स को ही रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द लेडी whom I saw in the club yesterday। ये वही लेडी है जिसे मैंने कल क्लब में देखा था। तो whom का मीनिंग यहाँ पर आया है जिसे। हमारा जो थर्ड रिलेटिव प्रोनाउन है वो है विच। विच की जगह आप दैट भी यूज़ कर सकते हो। विच और दैट रिफर्स टू एनिमल्स, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हु जो यूज़ होता है वो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ होता है, विच यूज़ होता है एनिमल्स या थिंग्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, संस्कृत इज़ द लैंग्वेज विच मोस्ट पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड। संस्कृत वो भाषा है जिसे ज़्यादातर लोग नहीं समझ सकते हैं। तो विच का यहाँ पर मतलब है जिसे। अनदर एग्जाम्पल इज दिस इज द डॉग विच माई फ्रेंड गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे। ये वही डॉग है जिसे मेरे फ्रेंड ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया। तो देखो, जो डॉग है वो एनिमल है और एनिमल के लिए हमने विच यूज़ करा है, हु को यूज़ नहीं किया है। इसी तरह से संस्कृत एक लैंग्वेज है और इसके लिए हमने विच यूज़ करा है, हु यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हु ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ होता है। WHO हु एज रिलेटिव प्रोनाउन ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ होता है, पर्सनस के लिए यूज़ होता है। हमारा नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है वो है हुज, WHOSE। हुज इंडिकेट्स possession by people and animal। whose people और animals के possession को दिखाते हैं। whose का हिंदी में मीनिंग होता है जिसकी।
सोहन इज मैरिंग अ गर्ल हुज फैमिली डजंट सीम टू लाइक हिम। सोहन एक ऐसे लड़के से शादी कर रहा है जिसकी फैमिली उसे पसंद नहीं करती है। और हमारा जो नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन है वो है दैट। Before learning the use of that as relative pronoun, we first need to discuss defining relative clause and non-defining relative clause. A defining relative clause is essential or important for a sentence because we need it in order to know who or what someone is describing. A defining clause is not separated from the main part of the sentence by commas, and we cannot remove or leave out a defining clause from the sentence. Means कि जो defining clause होता है वो सेंटेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें डिफाइनिंग क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है ये बताने के लिए कि कोई भी किसे और क्या डिस्क्राइब कर रहा है। डिफाइनिंग क्लॉज को हम कॉमा से सेपरेट नहीं कर सकते हैं और ना ही सेंटेंस से डिफाइनिंग क्लॉज को हटा सकते हैं, क्योंकि अगर डिफाइनिंग क्लॉज को हमने सेंटेंस से हटाया तो उसका मीनिंग क्लियरली नहीं समझ में आएगा, इसका इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं निकल पाएगा। वाइल अ नॉन डिफाइनिंग क्लॉज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंटेंस because it just adds more information about who or what we are describing. Therefore, we could leave it out of the sentence and the sentence would still be meaningful and it would still be clear who or what we are describing. यानी कि नॉन डिफाइनिंग क्लॉज सेंटेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, ये सिर्फ सेंटेंस में थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। इसलिए अगर हम नॉन डिफाइनिंग क्लॉज को सेंटेंस में से निकाल भी दें तो सेंटेंस फिर भी मीनिंगफुल रहता है और फिर भी हमें पता रहता है कि किसके बारे में या फिर क्या चीज़ है जिसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। वी सेपरेट ए नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बाय कॉमास। और हम जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है ना उसको सेंटेंस के मेन पार्ट से कॉमास के द्वारा अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। द कार विच इज पार्क्ड आउटसाइड द ग्रीन बिल्डिंग इज माइन। जो कार ग्रीन बिल्डिंग के बाहर खड़ी है वो मेरी है। यहाँ पर विच इज़ पार्क्ड आउटसाइड ये जो है ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि एग्जैक्टली कौन सी मेरी कार है। एग्जैक्टली वो कार मेरी है जो ग्रीन बिल्डिंग के सामने है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विच इज़ पार्क्ड आउटसाइड द ग्रीन बिल्डिंग इस पूरे में डिफाइनिंग क्लॉज को हटा नहीं सकती। विच इज़ पार्क्ड आउटसाइड द ग्रीन बिल्डिंग ये डिफाइनिंग क्लॉज है, क्योंकि अगर मैंने इसको हटा दिया तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी कार मेरी है। अच्छा, अगर हमारा दूसरा सेंटेंस है कि माई कार विच इज़ ब्लू इन कलर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। अब यहाँ पे विच इज़ ब्लू इन कलर ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, क्योंकि मेरी कार जो नीले रंग की है वो बहुत एक्सपेंसिव है। अब अगर मैं हटा दूँ जो कि नीले रंग की है तो भी सेंटेंस मीनिंगफुल है कि माई कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मेरी कार बहुत एक्सपेंसिव है। मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ कि मेरी कार बहुत एक्सपेंसिव है। अब ये जो विच इज़ ब्लू इन कलर ये खाली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कार के बारे में। तो वो क्लॉज जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे वो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होता है। इसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और अगर हम इसको सेंटेंस में से हटा भी देते हैं तो मीनिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो दोनों सेंटेंसेस से आपको आई एम श्योर कि डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। माय फ्रेंड हु लिव्स इन दिल्ली इज़ अ डॉक्टर। मेरा फ्रेंड जो कि दिल्ली में रहता है वो डॉक्टर है। अब सपोज़ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो अगर मैं ये हटा दूंगी कि हु लिव्स इन दिल्ली तो ये पता नहीं चलेगा कि मैं किस फ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मेरा फ्रेंड जो दिल्ली में रहता है वो एक डॉक्टर है तो हु लिव्स इन दिल्ली से हमें पता चल रहा है कि मैं किस फ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ। मैं उस फ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ जो दिल्ली में रहता है। तो यहाँ रिलेटिव क्लॉज जो है नाउन माई फ्रेंड को डिफाइन कर रहा है कि कौन सी वाली फ्रेंड, ठीक है ना, वो फ्रेंड जो दिल्ली में रहती है वो एक डॉक्टर है। ये तो ये एक डिफाइनिंग क्लॉज है। अब एक और सेंटेंस देखते हैं। माई ओनली फ्रेंड हु इज़ अ टीचर इज़ कमिंग हियर टुडे। यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज जो हु से बिगिन हो रहा है, हु इज़ अ टीचर, ये एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि अगर मैं इसको हटा दूँ तो भी सेंटेंस का मीनिंग तो क्लियर है। माई ओनली फ्रेंड इज़ कमिंग हियर टुडे, आज मेरी इकलौती फ्रेंड यहाँ पर आ रही है। हु इज़ अ टीचर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है जो नाउन है फ्रेंड उसके बारे में। तो ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो सेंटेंस के मीनिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसे हमने कॉमा से सेपरेट भी किया हुआ है, ठीक है।
Now I will tell you why we discuss defining and non-defining clause. We generally get confused in the use of that. हम that के यूज़ में generally confuse हो जाते हैं because relative pronoun that, who और which दोनों को replace करता है. यानी who की जगह भी हम that लगा सकते हैं और which की जगह भी that लगा सकते हैं. लेकिन हम ये that कब लगा सकते हैं? That is another important difference between defining and non-defining relative clause. और that जो है वो non-defining और defining clause इनके बीच में एक बड़ा फ़र्क बताता है. In defining relative clause, the word who or which can be replaced by that. यानी कि सिर्फ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में ही हु और विच की जगह आप दैट लगा सकते हो. नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में हु और विच की जगह दैट को यूज़ नहीं किया जा सकता है. नॉन डिफाइनिंग क्लॉज जिसको हम कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं या जिसके हटाने से सेंटेंस के मीनिंग पर फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पर हम हु और विच को दैट से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. लेकिन डिफाइनिंग क्लॉज में हम हु और विच को दैट से रिप्लेस कर सकते हैं. इसीलिए मैंने आपको डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस समझाए हैं यहाँ पे. ठीक है. सो वी कैन से माई फ्रेंड दैट लिव्स इन दिल्ली इज़ ए डॉक्टर. तो हम ये कह सकते हैं कि मेरी फ्रेंड जो दिल्ली में रहती है वो एक डॉक्टर है. यहाँ पर हम हु की जगह दैट लगा सकते हैं. माई फ्रेंड हु लिव्स इन दिल्ली इज़ ए डॉक्टर या माई फ्रेंड दैट लिव्स इन दिल्ली इज़ ए डॉक्टर, क्योंकि यहाँ पर दैट लिव्स इन दिल्ली ये एक डिफाइनिंग क्लॉज और डिफाइनिंग क्लॉज में हम हु की जगह पे दैट को लगा सकते हैं. ठीक है. इन द सेम मैनर ये जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द कार विच इज़ पार्क्ड आउटसाइड द ग्रीन बिल्डिंग इज़ माइन. ठीक है. यहाँ पर हम विच की जगह दैट लगा सकते हैं क्योंकि विच इज़ पार्क्ड आउटसाइड द ग्रीन बिल्डिंग ये एक डिफाइनिंग क्लॉज, और डिफाइनिंग क्लॉज में हम विच को दैट से रिप्लेस कर लेते हैं. तब आपको मेन रिलेटिव प्रोनाउन पता है ना. हु मीन्स जो, जिसने या जिसे. विच मीन्स जो या जिसे. थर्ड हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है हुज, जिसका मतलब होता है जिसका या जिसकी. होम का मीनिंग होता है जिसे या जिसको. वेन का मीनिंग होता है जब. दैट का मीनिंग होता है जो, जिसे, जिसको. और फाइनली वेयर का मीनिंग होता है जहाँ. तो गाइज, to understand relative pronoun properly, watch the video 2-3 times and make notes. That's all for today. Take a good care of yourself. Bye bye.